चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो गुड मॉर्निंग सब जनों को, जितने भी लोग लाइव आए हैं। ठीक है, नियरली 65 लोग लाइव आए हैं। नियरली आज का लेक्चर हमें नियरली लास्ट लेना पड़ेगा। जितना भी हमारा रिवीजन हो सकता है हम करने की कोशिश करेंगे अगले 2-3 घंटे में, क्योंकि प्रॉब्लम हुई है एक छोटी सी, लेक्चर के अंदर मैं बोल नहीं सकता। हमारा सोसाइटी फुल लॉकडाउन के अंदर है बेसिकली, सो वी हैव टू टेक अ प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। और मैं ये अलग स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज, सो आई होप कि ठीक है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। कितने बार रिवाइज करने से लॉ होगा, ये किसी ने तो भी पूछा है। मैं बताना चाहूंगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिपीटेशन, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। एक चीज सीए में आपने हमेशा याद रखनी चाहिए कि रिपीटेशन, देखो दो तरीके से आप पढ़ सकते हो बेटा। एक तरीका है इंटेंस और दूसरा है रिपीटेशन। इस चीज को थोड़ा सब जन समझ ले, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको ये चीज का हेल्प होगा। 2 मिनट जाएंगे, पर आपको एक गुरु मंत्र देता हूं। 2 तरीके से आप पढ़ सकते हो बच्चा बेटा। एक तो इंटेंसिटी से पढ़ सकते हो, नहीं तो रिपीटेशंस के साथ पढ़ सकते हो। जितना इंपैक्ट एक सब्जेक्ट के लिए चाहिए रीडिंग के लिए, उतना इंपैक्ट हमें बहुत जरूरी है कि भैया ये सब्जेक्ट में ये चीज याद रहनी चाहिए, मतलब रहनी चाहिए। इतना इंपैक्ट हमें सब्जेक्ट के अंदर चाहिए। जब हमें इतना इंपैक्ट सब्जेक्ट में चाहिए तो 2 ही तरीके से क्रिएट हो सकता है। एक तो रिपीटेशन से आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, या फिर एक ही बार पढ़ो बट इंटेंसली पढ़ो। इतना इंटेंसली पढ़ो कि पढ़ा और दिमाग में छप जाए, फिर उसका पूरा रिसर्च कंप्लीट करके खत्म करना। आई वॉज नेवर अ पर्सन ऑफ रिपीटेशन। मैं आलसी हूं, मैं काफी आलसी हूं, आई एम लेजी। तो आई वॉज नेवर अ पर्सन ऑफ रिपीटेशन, आई वॉज ऑलवेज अ पर्सन ऑफ इंटेंसिटी। कि जो भी चीज करूंगा मैं इतने इंटेंस करूंगा कि मैं एक इसमें उसको कंप्लीट कर दूंगा, या हार्डली 2 ट्रायल्स में उसको कंप्लीट कर दूंगा। आप मेरे टीचिंग पर से इस चीज को समझते होंगे कि भाई मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मैं एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रिपीटेशन करूंगा, बट इतने इंटेंस करूंगा कि वो चीज खत्म हो जाए। बार बार रिवाइज करना या बार बार रिपीटेशन उन्होंने करना चाहिए जिनको एक इंटेंस रीडिंग के अंदर कुछ समझ में नहीं आता। पूरे सीए की जर्नी में बच्चा खुद को भाप नहीं पाता। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी भी गलत नहीं है, रिपीटेशन भी गलत नहीं है। इंटेंसिटी में आपको फर्स्ट रीडिंग के लिए ही बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इंटेंस रीडिंग के लिए। और रिपीटेशन में आप रिपीट कर रहे हो इसलिए आपको समय लग जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे यह पता है कि मेरे लिए रिपीटेशंस वर्क नहीं करते, बिकॉज आई एम लेजी। सो मैं इंटेंसिटी से पढ़ता हूं। मैं एक ही बार कोई चीज उठाता हूं, मैं उसका अगला पिछला हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस, ये सब चीजें इकट्ठा करके पढ़ लेता हूं, जिस वजह से वो चीज मुझे याद होती है और वो मैं पढ़ा भी सकता हूं काफी अच्छे से। बट आई एम नॉट अ रिपीटेशन गाय। आपने खुद का पर्सनैलिटी पहचानना चाहिए, ठीक है, कि आपका पर्सनैलिटी क्या है। इसमें 3 पर्सनैलिटीज हो सकते हैं। इधर यू आर टोटली इंटेंस, टोटली फोकस। आपने सुना होगा कुछ बच्चे 1 सिंगल रीडिंग के अंदर भी चीजें याद कर जाते हैं, बिकॉज देयर रीडिंग इज दैट इंटेंस, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज वेरी प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर आप आपकी इंटेंसिटी और फोकस बढ़ा सकते हो तो ऑब्वियसली आपका रिपीटेशन का टाइम स्पैन कम हो सकता है। सेकंड हो सकता है जिनको 2-3 रीडिंग के अंदर चीजें समझ में आती है। मैक्सिमम कैटेगरी के लोग इसी ग्रेड में फॉल होते हैं सीए वाले, कि 2-3 बार रीडिंग करेंगे तो उनको याद आएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत बार रीडिंग करना पड़ता है। तो इसमें से बेस्ट वे क्या है? इंक्रीज योर इंटेंसिटी बेटा। जितनी पढ़ने की इंटेंसिटी है वो बढ़ाओ। अब पढ़ने की इंटेंसिटी आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, इसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशंस देके रखूं। पहला सॉल्यूशन है कि आप पढ़ते वक्त उसका अगला पिछला सब एनालिसिस कर लो। हालांकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सजेस्टेड नहीं है कि आप अगला पिछला पूरा एनालिसिस कर लो, ठीक है। अभी तो एग्जाम डेज है, तो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उस तरीके से कंटिन्यू करो। बट इंटर और फाइनल के लिए याद रखना, अगला पिछला पूरा एनालिसिस कर लो। उसका प्रैक्टिकल एनालिसिस, उसका नॉलेज एनालिसिस, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, सब चीजें आप देख लो। वो जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली इंटेंस हुई है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना। और इंटेंसिटी बढ़ाने के ओवरऑल अगर आपका लाइफ फोकस वगैरह बढ़ाना है तो मेडिटेशन वगैरह जैसे टेक्निक यूज हो सकते हैं, जो मेरे चैनल दर्शन खरे लॉजिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी मेडिटेशन के टेक्निक दिए है। अब यू कैन ट्राई दिस। वो मेडिटेशन आप 45 डेज दिन में 2 बार भी ट्राई करते हो, या 6 मंथ्स 1 टाइम भी ट्राई करते हो, तो यू विल सी मार्वेलस अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। तो ये गुरु मंत्र आज के लिए आपने याद रखना।
सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, जिससे आपका काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज को आपने बच्चों अच्छे तरीके से याद रखना। अब विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं जाना चाहूंगा आपके आज के रिवीजन के ऊपर, और आज नियरली हम रिवीजन करने वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट का। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 वाला, आज हम उसको रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, जितना आज रिवाइज होगा उतना होगा, बिकॉज मुझे पता नहीं मैं नेक्स्ट लेक्चर कब ले पाऊंगा, बिकॉज देयर इज सम अदर स्टूडियो, और मेरा सोसाइटी ऑफ कोर्स मैंने बोला लॉकडाउन में है पूरा का पूरा, सो आई वोंट नो कि वापस मैं नेक्स्ट लेक्चर कब ले पाऊंगा। पर आपकी एग्जाम 19 तारीख को है, तो वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दिस पर्पस। ठीक है, ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेडी, लेट्स गो। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अगर हम शुरू करें 1932 वाला, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप के जो आपको जैसे के वैसे याद होने चाहिए। सबसे पहला, पार्टनरशिप के अंदर 4 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला, देयर इज अ रिलेशन, एन एग्रीमेंट, एन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट और एन एग्रीमेंट बाय एस्टोपल। आपने सुना होगा पार्टनरशिप दोनों तरीके से होता है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप बाय कंडक्ट एस्टोपल जो रजिस्टर्ड नहीं होता, वो हम आगे भी देखेंगे। जिसमें रिलेशन होता है टू शेयर द प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट शेयर करोगे फॉर अ बिजनेस वेंचर, नॉट फॉर चैरिटेबल पर्पस, इट इज अ प्रॉफिटेबल पर्पस। कोई भी चैरिटेबल पर्पस के लिए कभी भी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं करता, प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए ही करता है। एंड कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल, मतलब इट इज अ म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल, कि भाई एक बंदा सबके लिए कैरी करेगा या सब लोग एक दूसरे के लिए कैरी करेंगे। दिस माइट बी अ सिचुएशन। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। एक छोटा सा डायग्राम है पार्टनरशिप के लिए, इसको आप चाहिए तो ड्रॉ कर लीजिए 1 मिनट के लिए। गो फॉर इट फर्स्ट। चलो डन एवरीबॉडी। नहीं बेटा मैं गालियां नहीं देता, मैंने बोला बकलोली के। ठीक है, आप अलग अलग गंदी गंदी चीजें ना सोचिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सो ये मैंने 4 कैरेक्टर बोल दिए, रिलेशनशिप, शेयर प्रॉफिट, बिजनेस एंड कैरिड बाय ऑल फॉर एनी ऑफ देम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, कंसेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। अब एग्रीमेंट होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के अंदर। प्रॉफिट शेयरिंग फ्रॉम अ बिजनेस होना चाहिए। चैरिटेबल पर्पस से प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो सकता, क्योंकि चैरिटेबल पर्पस में सेक्शन 8 कंपनी एक आता है, ट्रस्ट वगैरह, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, कोई भी बिजनेस कैरी कर सकता है, एक दूसरे के लिए चलेगा। म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए कि भैया एक बंदा काम करेगा तो उसके लिए बाकी सब लायबल हो जाएंगे। क्लियर है? और जैसे आपको शायद पता है कंपनी और पार्टनरशिप का डिफरेंस, कंपनी ये प्रॉफिट्स को बेसिकली शेयर भी कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, ट्रस्ट नहीं कर सकती। और कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यह चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कंपनी में अगर आपने 1 लाख का कैपिटल डाला है तो क्रिएटर 1 लाख का कैपिटल ही लेके जाएगा, उससे ज्यादा लेके नहीं जा सकता। लेकिन पार्टनरशिप में आपने 1 लाख का कैपिटल डाला और क्रेडिटर ज्यादा है, तो आपके घर का टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर सब लेके जा सकता है। लिखो वहां पे, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर सब लेके जा सकता है। ठीक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी। ये चीज को आपने याद रखना। सब जन कमेंट में लिखेंगे पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब आपके पर्सनल असेट दाव पे लग जाएंगे। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद में ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, जैसे मैंने बोला यही चीजें होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग प्रॉफिट, जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी मतलब जॉइंट स्टॉक भी इसको कहा जाता है। आप पार्टनरशिप में जितना कैपिटल लगाते हो, जितनी असेट लगाते हो, उसको कहा जाता है जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट स्टॉक। एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू कंडक्ट द पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? दिस इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट बाय एस्टोपल। पार्टनरशिप एक तो एग्रीमेंट में हो सकता है या एस्टोपल मतलब बाय जस्ट कंडक्ट से भी हो सकता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब नॉर्मल कंपनी में डिफरेंस क्या है, ये चीज आपको बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है और आपको पार्टनरशिप एक्ट भी एप्लीकेबल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना। बीवी के बच्चे नहीं, नालायक, बीवी के ही बच्चे होते हैं, किसी और के साथ बच्चे नहीं होते। जिंदगी पे मारो ऐसा छापा कि घर गली से आवाज आए पापा पापा, नहीं होना चाहिए। बीवी के बच्चे नहीं, नालायक।
आगे बढ़ते, कॉन्सेंट्रेट करना। कतई वाहियात लोग हैं, कमेंट में लिख रहे बीवी के बच्चे, बीवी के ही बच्चे होते हैं और किसके साथ बच्चे नहीं होते। पार्टनरशिप मतलब होते भी, एनीवेज आगे। पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है, मुझे पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा सबको। रेडी, लेट्स गो। पर्सनैलिटी, अ फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी, फर्म ये लीगल एंटिटी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी उसके पार्टनर्स से क्रिएट होती है। सो आप फर्म को लायबल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल हो जाएंगे। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। दूसरा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी, आपने जैसे कंपनी का कैरेक्टर देखे होंगे, इट इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसका सेपरेट आइडेंटिटी होता है, सेपरेट लीगल पर्सन होता है। एजेंसी, इफ अ फर्म एवरी पार्टनर इज एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स, बट कंपनी में मेंबर जो होता है ओनर, वो दूसरे मेंबर के लिए एजेंट नहीं होता। अगर मैं शेयर होल्डर हूं दर्शन इस्पात लिमिटेड, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 1 करोड़ का डिविडेंड, फॉर्च्यून 500 में 185th रैंक, एक दर्शन इस्पात लिमिटेड नाम की कंपनी है, दर्शन इस्पात लिमिटेड, DIL, दिल नाम की कंपनी है। उस दिल के तुम मेंबर हो, मेरे दिल के तुम मेंबर्स हो। अब मैं भी दिल का मेंबर हूं, आप भी दिल के मेंबर हो, तो हम दोनों एक दूसरे के एजेंट नहीं हुए, पर पार्टनरशिप में आप भी पार्टनर हो, मैं भी पार्टनर हूं, तो हम एक दूसरे के एजेंट हो गए। यह चीज को आपको समझना जरूरी है। यह होने के बाद में अगला वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। पार्टनरशिप में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स देखें तो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज पर शेयर होल्डिंग होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ये ऑलरेडी आपको शायद पता होगा। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जैसे मैंने बोला टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने। ऑन द अदर हैंड द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन हिज शेयर। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर के लाइबल होता है, उसके पर्सनल एसेट, बीवी, बच्चे, गहने, डायपर, ये कुछ भी दाव पे नहीं लगेगा। बीवी बच्चे वैसे भी दाव पे नहीं लगते, नालायक। आगे बढ़ता है, ध्यान देना। पेमेंट ऑफ डेट ऑफ बिजनेस फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से आपको डेट पेमेंट करना पड़ जाएगा, लेकिन कंपनी में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से आपको कोई भी डेट पेमेंट की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को जॉइंट एस्टेट बोला जाता है, जो पार्टनर के नाम पे ही होती है। कंपनी की प्रॉपर्टी को जॉइंट स्टॉक या जॉइंट एस्टेट नहीं बोलते। कंपनी की प्रॉपर्टी और एस्टेट ये कंपनी के नाम पे होता है, ये मेंबर्स के नाम पे नहीं होता। मतलब पार्टनर चाहे तो खुद की असेट निकाल सकता है, कंपनी में से आप खुद की असेट नहीं निकाल सकते, क्लियर है, क्योंकि वो कंपनी के नाम की होती है। हम कहते हैं टाटा की फैक्ट्री है, हम ये नहीं कहते रतन टाटा की फैक्ट्री है। कंसेप्ट समझ में आया? हमारा कहते हैं रिलायंस की फैक्ट्री है, हम ये नहीं कहते मुकेश अंबानी की फैक्ट्री है, कहते भी है पर वो सच नहीं है, क्लियर है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर आपको पता होगा तो पार्टनरशिप के अंदर हम नया पार्टनर ऐड नहीं कर सकते, ओल्ड पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप सीज हो जाएगा। मतलब कोई भी रिकंस्ट्रक्शन करना है पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप बंद होता है और हम प्रॉफिट भी शेयर नहीं कर सकते। पर कंपनी में हम इजीली शेयर्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, मेंबर ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनसे प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं। ये चीज को याद रखना। मैनेजमेंट, इन द अब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रारी ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। कॉन्ट्रारी एग्रीमेंट जब तक नहीं है तो सभी पार्टनर्स ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, बट मेंबर्स ऑफ द कंपनी, मेंबर जो होते हैं कंपनी के, वो कभी भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर आज रिलायंस कंपनी के शेयर होल्ड किए स्टॉक मार्केट में, तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बैठने की जरूरत नहीं है, मेरे को रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ शेयर होल्ड के भी प्रॉफिट कमा सकता हूं, क्लियर है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में अब ये लिमिट चेंज हुई है, यहां पे 20/10 लिखा है, पर मैंने आपको ये ऑलरेडी चेंज करवाया था, अगर आपको याद होगा तो। ये अभी हो चुका है 50 और 100। ये अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट के थ्रू आया है, यहां पे आप 50/100 कर सकते हो। 50 से 100 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर्स, ये भी लिमिट चेंज हो गई है। प्राइवेट कंपनी में आप 200 मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड हो सकते हैं, और ओपीसी में तो एक ही होता है। ये चीज को भी आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना। फिर उसके बाद में जो डिफरेंस दिए है पार्टनरशिप और क्लब और पार्टनरशिप और एचयूएफ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप और को ओनरशिप, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैं इसको अभी मैराथन लेक्चर के अंदर इसको स्किप कर रहा हूं। आप इसके लिए ओरिजिनल लेक्चर्स देखिए तो आपको डिटेल में पता चलेंगे, बट मुझे नहीं लगता इसको एग्जाम में पूछा जाएगा। मेन जो आपको सिलेबस में है वो है कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, तो उसको हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। सो बच्चों ये डिफरेंस आपने एक बार खुद ने रीड करने चाहिए। पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन के बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर जाते हैं कि कितने टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर किसी को क्वेरी है तो पूछ लो, पहले मैं उसको सॉल्व कर दूं। गो फॉर इट फास्ट। अजय लिखते कैसे और प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन के जो वीडियो अपलोड किए हैं 2,
उसके अंदर मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, कृपया करके वो वीडियो देखें, मैराथन लेक्चर में डिस्कस नहीं होगा। कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, बहुत बढ़िया बेटा। पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप मतलब नॉर्मल पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब रोटरी क्लब, लायंस क्लब, एओपी जो क्लब्स अगर आप देखते हो, या फिर कोई जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ एसोसिएशन होते हैं वो होता है। क्लियर है? जय महाकाल बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। मैं जा रहा हूं अगले कंटेंट की तरफ बिना समय जाया किए। आ जाइए। सो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर हम एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्संस की तरफ जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के अंदर एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्संस होना चाहिए। ये एक्चुअली टाइप ऑफ पार्टनर नहीं, हाँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए। ये इसको कर दो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। सो एग्रीमेंट ऑफ टू और मोर पर्सन, पार्टनरशिप या एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट, who actively participate in the conduct of the business, while partner who does not take any active part in the conduct of the business of the firm is called a sleeping partner, और उसे हम कहते हैं dormant partner भी। A person who lends his name to the firm without having real interest is called as nominal partner। तो यहीं पे आप देख सकते हो 2-3 टाइप के पार्टनर्स यहां पे आपको मिलेंगे, जिसके लिए मैंने एक चार्ट बना के रखा है, देखिए जरा बड़े अच्छे से। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के लिए वहां पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बिजनेस, यहां हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले वर्किंग एक्टिव पार्टनर, जो पार्टनर भी होता है और काम भी करता है। स्लीपिंग पार्टनर, जो पार्टनर होता है बट काम नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर, जो पार्टनर होता है सिर्फ नाम के लिए, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर प्रॉफिट भी शेयर करेगा, स्लीपिंग पार्टनर ये ओनरशिप भी लेगा, बट नॉमिनल पार्टनर नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रॉफिट शेयर नहीं करता, या ओनरशिप में सिर्फ नाम लेता है, थोड़ा बहुत 1-2% होल्डिंग लेगा पार्टनरशिप में और नाम के लिए आ जाएगा। कई सारे कंपनीज में सेलिब्रिटीज को पार्टनर बनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपने शायद सुना होगा, एक फैशन डिजाइनिंग वाला इंस्टीट्यूट है IIFT, आई गेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसमें ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की जो वाइफ है, IIFT है या NIFT आई डोंट नो, उसके अंदर ट्विंकल खन्ना ये 1-2% पार्टनर है, फॉर द पर्पस कि वो जो भी नॉमिनल पार्टनर जिसको कहा जाता है, फॉर द पर्पस कि भाई ब्रांड नेम या ब्रांड इमेज इससे एसोसिएटेड रहे। पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट मतलब एग्रीमेंट नहीं है, दूसरा पर्सन आपके बिहाफ पे काम कर रहा है, आप दूसरे पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहे हो। नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप जब पास कर जाओगे, CA बन जाओगे, तो ऐसा लोग प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मैंने मेरी पार्टनरशिप, मैंने मेरा प्रोप्राइटरशिप सेट कर लिया, मेरे दोस्त ने प्रोप्राइटरशिप सेट कर लिया, बट हम एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? वो मुझे वर्क ट्रांसफर कर रहा है, जैसे GST का काम उसने मुझे सौंपा, मैंने उसको कंपनी लॉ के मैटर सौंपे, ऐसा वाला। क्लियर है? दैट इज पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। और फिर आता है सब पार्टनर। सब पार्टनर मतलब पार्टनरशिप में और सब पार्टनरशिप। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेसर्स मोया एंड कंपनी, अगर ये नाम है मेसर्स मोया नमन एंड कंपनी, तो उसके अंदर नमन एक पार्टनर है और मेसर्स MJ एंड कंपनी हो सकता है दूसरा पार्टनर हो। मतलब पार्टनरशिप में एक दूसरा पार्टनरशिप भी पार्टनर हो सकता है, जिसके अंदर M और J ये 2 इंडिविजुअल पार्टनर हो। मतलब मोया नमन एंड कंपनी में M&J एंड कंपनी ये एक पार्टनर होगा, और उसके अंदर M एक पार्टनर होगा और J एक पार्टनर होगा। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। कोई दिक्कत है तो प्लीज इसको रिकॉर्ड करके रखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। चलो डन एवरीबॉडी। नेक्स्ट, ये चीज होने के बाद में अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए। शेयरिंग अ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप का एक कैरेक्टर। और व्हेन अ पर्सन नोइंगली रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, partnership by holding out is also known as partnership by estoppel, where a man holds himself out of the partners or allows other to do the business। तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट उसको कहा जाता है। और उसके बाद में he is then estoppel from denying the character he is assumed and have a good faith। एक काम करो, इसके थोड़े से ना टाइटल चेंज कर दो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में। ये टाइटल मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं, आप इसके टाइटल चेंज कर दो। हालांकि कंटेंट नीचे वाला वही रहेगा। यहां पे आप ऐसा लिख के रखो, दैट इज एक्टिव पार्टनर,
स्लीपिंग पार्टनर एंड नॉमिनल पार्टनर। मतलब कैसा, वही कंटेंट यहां पे डिस्कस होगा, बाकी हेडिंग सही है पर उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत पड़ेगी। पर यहां एक्टिव स्लीपिंग और नॉमिनल पार्टनर ये हेडिंग देना पहले ब्लॉक के लिए। दूसरे ब्लॉक के लिए बाय होल्डिंग आउट दे सकते हो, होल्डिंग आउट पार्टनरशिप ये भी आप दे सकते हो। और फिर उसके बाद में होल्डिंग आउट मतलब बाय फेथ, बाय एक्टिविटी या बिना एग्रीमेंट के। फिर आता है सब पार्टनरशिप, तो तीसरे ब्लॉक में आप लिख सकते हो सब पार्टनरशिप। ये 3 हेडिंग आप यहां पे क्रिएट करके रखो, मतलब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स यहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। सब पार्टनरशिप में अराइज व्हेन अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इनकॉन्सिक्वेंट अपॉन एन एग्रीमेंट, ठीक है, जहां पे एक फर्म में दूसरा एक फर्म पार्टनर होगा या उसका भी नीचे एक पार्टनर होगा, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहा जाता है सब पार्टनरशिप। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम के अंदर मेंशन करके रखा है, इस चीज को याद रखना। सो एक बार हेडिंग वापस देख लो, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर पहले ब्लॉक के लिए, पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट दूसरे ब्लॉक के लिए, और सब पार्टनर तीसरे ब्लॉक के लिए, ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं। माइनर इन पार्टनरशिप, माइनर के कोई राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं क्या पार्टनरशिप के अंदर, हम उसको देखने वाले हैं, ठीक है। अ माइनर पार्टनर हैज राइट टू हिज एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। माइनर को जो आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्री किया है वो उसको मिलना ही चाहिए, ठीक है। He has right to access the accounts of the company. He can sue the partner for the account and he can sever a connection with the firm. मतलब उसको अकाउंट्स वगैरह सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं तो फर्म के साथ जो रिश्ते नाते हैं वो सब तोड़ सकता है। नीचे अटेनिंग मेजॉरिटी, अगर वो पार्टनर बनना चाहता है तो 6 मंथ्स के अंदर उसने पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि वो पार्टनर बनना चाहता है। वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बन जाएगा, इसके लिए पब्लिक नोटिस लगता है, आगे जरूर आएगा। ही इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर देन एंटाइटल्ड टू अ शेयर व्हिच ही वाज एंटाइटल्ड एज माइनर। अगर एज अ माइनर उसका प्रॉफिट शेयर 25% है तो जब वो मेजर हो जाएगा तो उसका शेयर भी 25% ही रहना चाहिए। इफ इट डज नॉट देन हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस सर्व बाय हिम। पब्लिक नोटिस दे दिया उसने और वो बोल रहा है कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो उसका शेयर निकाल के उसको दे दो, पार्टनरशिप डिसॉल्व करो या कंटिन्यू करो, उसका शेयर निकाल दो, उसकी असेट निकाल दो। फिर उसके बाद में अ माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फंड बट ही इज नॉट पर्सनली लायबल। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं हो सकता पार्टनरशिप के लिए। हाँ, उसका जो प्रॉफिट शेयर है, उसकी जो असेट है वो लायबल हो सकती है। विद इन 6 months ऑफ अटेनिंग अ मेजॉरिटी और ऑब्टेनिंग अ नॉलेज ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप व्हिचएवर इज लेटर डेट ही मे गिव अ पब्लिक नोटिस। ये मैंने ऑलरेडी बोला था, आएगा करके आगे। इफ ही फेल्स टू गिव द नोटिस शॉल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 6 months। अगर वो नोटिस देना फेल भी हो जाता है तो भी ऑटोमेटिकली 6 महीने के बाद में वो पार्टनर बन जाएगा। इफ ही फेल्स टू गिव अ नोटिस तो ऑटोमेटिक पार्टनर बन जाएगा। इफ द माइनर बिकम अ पार्टनर ही बिकम पर्सनली लायबल टू अ थर्ड पार्टी सिंस ही वाज एडमिटेड, ठीक है। माइनर बिकम्स अ पार्टनर, पर्सनली लायबल हो जाएगा। हिज शेयर इन प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स विल बी लायबल फॉर द सेम। अब वो पर्सनली लायबल होगा मतलब उसका प्रॉपर्टी और प्रॉफिट शेयर होगा। आप माइनर से वर्क नहीं करवा सकते, तो यहां लिख के रखो कैन नॉट मेक माइनर वर्क, क्योंकि माइनर को अगर आप वर्क करने लगाओगे तो ये चाइल्ड लेबर माना जाएगा। तो ये आप यहां पे लिख के रखिए कैन नॉट मेक अ माइनर वर्क, गो फॉर इट फास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये भी बताना मेरे को कमेंट्स के अंदर, समझ में आया क्या? नहीं तो मैं बड़बड़ प्रवचन करते जाऊंगा, तुम बोलोगे वाह वाह क्या बाबा जी ने आज जबरदस्त प्रवचन दिया, मन में श्रद्धा जाग उठी, मन में तृप्ति जाग उठी, मन में भावना जाग उठी। बोलो हाँ है ना, नालायक अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मुझे जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, लेट्स गो। रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, जायज नाजायज, कौन सा रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में, ये हम यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। लंबे चौड़े रिलेशंस यहां पे एक्सप्लेन करके रखे। ओके, मेरे को एक बार चार्ट्स चेक करने दो सिर्फ। आगे, म्यूचुअल राइट्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सबसे पहला एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर को बिजनेस में चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। तो मैंने वही बोला, माइनर पर्सनली लायबल होगा उसके प्रॉपर्टी और शेयर के लिए। प्रतीक ठीक से समझिए, वर्क नहीं करवा सकते, माइनर पर्सनली लायबल नहीं होता, इसका मतलब है वर्क नहीं करवा सकते, पर प्रॉपर्टी और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ये लायबल होगा। मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं। ठीक है, आगे म्यूचुअल राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के अंदर पार्ट लेगा। जनरली ये राइट कोएक्सटेंसिव है, कोएक्सटेंसिव मतलब सभी पार्टनर को ये राइट एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये राइट अगर एक्सरसाइज करने नहीं दिया तो आप इंजंक्शन प्लेस कर सकते हो, केस प्लेस कर सकते हो,
और ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। पार्टनर हु हैज बीन रॉन्गफुली डिप्राइव्ड, जिसको आपने रॉन्गफुली डिप्राइव किया है, वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व करके खुद का शेयर वापस कर सकता है, वापस ले सकता है अगर उसको बिजनेस कंडक्ट करने नहीं दिया तो। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड। नॉर्मली पार्टनरशिप के सभी डिसीजंस ये मेजॉरिटी व्यू से लिए जाने चाहिए, मेजॉरिटी से। राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, उसको राइट है कि उसका ओपिनियन वो एक्सप्रेस करे मेजॉरिटी व्यू में, और उसका कंसेंट सभी पार्टनर्स को वो देगा फॉर एनी डिसीजन ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल, आज हमारी पार्टनरशिप को अगर कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है तो मैं सभी पार्टनर से पूछूंगा और मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फिर उसके बाद में राइट टू एक्सेस द बुक्स, हर पार्टनर को बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का राइट है। राइट ऑफ रेम्यूनरेशन, अगर एग्रीमेंट में बोला गया है तो रेम्यूनरेशन मिल सकता है, हालांकि नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेम्यूनरेशन। एक्सप्रेस एग्रीमेंट से आपको रेम्यूनरेशन मिल सकता है। पार्टनर कैन क्लेम द रेम्यूनरेशन, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो भी पार्टनर रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है, अगर ये यूसेज ऑफ ट्रेड या फर्म का यूसेज है तो। कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ज्यादा रेम्यूनरेशन पार्टनर उठाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस में बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व होते हैं, और ये कस्टम है कि उस पार्टनरशिप में हम रेम्यूनरेशन पे करते हैं। नॉर्मली इसके लिए मैं एग्जांपल दे दूं, आपने शायद सुना होगा, तो सिटी कॉटन मार्केट होता है या सब्जी मंडी जो होती है सिटी की होलसेल वाली, सवेरे आप अगर देखोगे तो वो सब्जी, मतलब आप जहां से सब्जी खरीदते हो वो नॉर्मल रिटेलर्स है, लेकिन ये रिटेलर्स जहां से सब्जी खरीदते हैं वो होते हैं होलसेलर्स, उन्हें कहते हैं अड़तिया। ये अड़तिया लोग क्या करते हैं कि बड़े पैमाने पे सवेरे 3 बजे ही, मतलब आज जो सब्जी बेचनी है दिन भर में 3 बजे वो पूरा का पूरा माल खरीद लेंगे ट्रक भर के, कि ये ट्रक मेरा, ये 2 टन मेरा, ये 10 टन मेरा, ये 50 टन मेरा, इसकी बोली लगती है सवेरे सवेरे, और अड़तिया उसको खरीद लेते हैं और फिर इसको रिटेल में बेचते हैं वो, और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। नॉर्मली ये जो बिजनेस होता है अड़तिया लोगों का, उसके अंदर वो फिक्स रेम्यूनरेशन उठाते हैं, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? फिर राइट टू शेयर अ प्रॉफिट, सभी के सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट इक्वली शेयर किए जाएंगे, वॉट एवर में बी द कैपिटल रेशियो। ये चीज को याद रखना, जब तक एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बोला आता है तब तक के इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग वॉट एवर में बी द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो। ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप में तुमने 1 रुपया लगाया और मैंने 50 लाख लगाए, पर तुम काम कर रहे थे इसलिए तुमको भी इक्वल शेयर है और मुझे इक्वल शेयर है, मैं काम नहीं कर रहा था। क्लियर है? सो ये चीज को याद रखना, प्रॉफिट हमेशा इक्वली शेयर किया जाएगा, बट अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करना चाहो तो आप एग्रीमेंट में लिख के अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग डिसाइड कर सकते हो। प्रॉफिट का और कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई लेन देन नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है, बहुत सारे फाउंडेशन के बच्चों को ये मिथ होता है कि वो जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उतना उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा, रेशियो होगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नॉर्मली हम पार्टनरशिप के अंदर नहीं देते हैं जब तक ये पार्टनरशिप डीड में ना बोला गया हो। पार्टनरशिप डीड में बोला है तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज लिमिट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6%। ये आपको सीए इंटर अकाउंट्स में आएगा, लॉ में तो ये नहीं है, पर नियरली 6-7% तक का आप इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर दे सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना, ये चीज को आपने याद रखना। एक्सप्रेस एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रेड और कस्टम होना चाहिए, या स्टैट्यूटरी प्रोविजन लॉ में लिखा होना चाहिए कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दो। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, हाँ ये तो दिया ही जाना चाहिए। हाँ ये देखो यहां पे, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाया, एडिशनली पार्टनरशिप को लोन दिया है, तो उसको 6% पर एनम तक का इंटरेस्ट मिल सकता है, उसने जो एडवांस दिया है पार्टनरशिप को उसके ऊपर। यह चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर पार्टनर पार्टनरशिप के पर्पस के लिए कोई लॉस उठा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्टनरशिप के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किया और मुझे 2 लाख का लॉस हुआ, तो ये पार्टनरशिप मुझे इंडेमनिफाई करेगी। मैंने पार्टनरशिप के बिहाफ पे जो खर्चा किया है वो सब पार्टनरशिप मुझे रिफंड करेगी। ठीक है? राइट टू स्टॉप द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे मैंने बोला नया पार्टनर आने के पहले पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। राइट टू रिटायर, हर पार्टनर को जब चाहे तब राइट है रिटायर होने का और पार्टनरशिप डिसॉल्व करने का। राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड, आप किसी भी पार्टनर को नहीं हकाल सकते जस्ट बाय मेजॉरिटी रूल, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? एवरी पार्टनर हैज राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर। मेजॉरिटी पार्टनर किसी भी पार्टनर को नहीं निकाल सकते। पार्टनर का राइट है कि वो जब चाहे तब रिटायर होगा, पर उसको आप एक्सपेल नहीं कर सकते। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, आउटगोइंग पार्टनर जो होता है वो कंपीटिंग बिजनेस कैरी नहीं कर सकता सिमिलर एरिया में और स्पेसिफिक पीरियड तक के। हालांकि अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट में लिखा है तो कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है, ये चीज को याद रखना। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, जो आउटगोइंग पार्टनर है वो एग्रीमेंट के हिसाब से सब्सिक्वेंट प्रॉफिट मांग सकता है या नहीं मांग सकता, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट। हां, अगर आउटगोइंग पार्टनर है उसके असेट अभी भी पार्टनरशिप में यूज हो रहे हैं तो उस असेट के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट ले सकता है। राइट टू डिसॉल्व द फर्म, अगर पार्टनर्स को लगता है
कि उनके राइट डिसीव हो रहे हैं, पार्टनर को लगता है कि उसको अकाउंट्स नहीं दिया जा रहा है, प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा, तो जब चाहे तब फर्म के डिसोल्यूशन का नोटिस दे सकता है कि मैं छोड़ रहा हूं, इस फर्म को डिसॉल्व कीजिए। बहुत सारे राइट है और बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। सो मैं आप सबको बोलूंगा कि इसको एक बार वापस रिवाइज कीजिए। इसके ऊपर कंफर्म एक सवाल आने ही वाला है, कंफर्म 3 से 4 मार्क का। सो इसको एक बार प्लीज रिवाइज कीजिए, गो फॉर इट फास्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप के कैरेक्टर्स, इसको याद रखना। चलो डन एवरीबॉडी, वेरी गुड। अब ये होने के बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगले कंटेंट के ऊपर जा रहा हूं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अब ड्यूटीज ऑफ पार्टनर काफी फेंकने वाला एरिया है। आप ड्यूटीज ऑफ पार्टनर खुद भी डिसाइड कर सकते हो अगर आप प्रॉपरली थोड़ा सा सोचो। आप ऐसा सोचो कि आप और आपका नालायक, बदशक्ल, बदसलूक, बदमाश, बेकार, भिकारी बेस्ट फ्रेंड थे। ये सब जो ये मोटिवेशन है तो बेस्ट फ्रेंड के लिए सूट करता है ना। बदशक्ल, बदसलूक, बदमाश, बेस्ट फ्रेंड, क्लियर है। आप तो आपके बेस्ट फ्रेंड को ऐसे ट्रीट करते हो जैसे आप उसके बाप हो, तू मेरा बेटा है ना। तुमको पता होगा गालियां दे सकते हो बेस्ट फ्रेंड को। बेस्ट फ्रेंड को गाली नहीं दी तो जिंदगी में क्या किया। तो तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ये एक पार्टनरशिप में पार्टनर है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी पार्टनरशिप में पार्टनर हो तो आपकी ड्यूटी क्या है? थोड़ा सोच के, जनरल है, फेंकने वाला एरिया, थोड़ा भी सोचोगे तो भी ठीक से काम हो जाएगा। पार्टनरशिप के लिए काम करना चाहिए, गुड फेथ में काम करना चाहिए, फेयर इनफ काम करना चाहिए, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए, कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, फॉर्जरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप को विलफुली कैरी करना चाहिए दोनों ने, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे पार्टनर को डैमेज हो सके। तो ये सब फेंकने वाली चीज है पार्टनरशिप में। इस चीज को आपने याद रखना, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कितने खुश हो गए, बेस्ट फ्रेंड को गालियां दी, सब लोग खुश हो गए, ठीक है। टैग करो अपने बेस्ट फ्रेंड को कमेंट्स के अंदर, बोलना देख, बोलना नालायक, तेरे लिए सर ने बहुत तारीफ की है। आगे सो बाउंड टू टैग नहीं होते वैसे कमेंट्स में, आई गेस, ठीक है। सो डोंट वरी, ये टैग मतलब अपन इंस्टाग्राम पे नहीं है, डोंट वरी, अपन यूट्यूब पे है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। सो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए पार्टनरशिप यूज करो। जस्ट और फेथफुल रहो, फेथफुल, ईमानदार, वफादार। वफादार तो कुत्ते होते नहीं, एनीवेज फेथफुल रहो, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ट्रू एंड अकाउंट ऑफ फुल इंफॉर्मेशन, पूरा अकाउंट फुल इंफॉर्मेशन दो। अगर पार्टनर को लॉस हो रहा है तो इंडेमनिफाई करो, डिलीजेंटली वर्क करो, डिलीजेंटली आंखें खोल के वर्क करो, नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। पार्टनर जो है उसको रेम्यूनरेशन दो। ग्रेटेस्ट आपका नॉलेज और आपकी स्किल ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप के लिए यूज करो। आपको शायद नहीं पता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किस किस के साथ सीए बनने का पार्टनरशिप कर सकता है। आगे फ्यूचर में आपको एक काम में आएगा और यहां पे एक और अच्छी चीज भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। एक अच्छी चीज समझ में आएगी, देखना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लोगों के साथ पार्टनर हो सकता है। मतलब यकीन नहीं होगा, फिर भी ऐसा है। कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल इथिक्स के अंदर ऑडिट में आप सीए फाइनल में पढ़ोगे कि कितने लोगों के साथ आप पार्टनर हो सकते हो। एक सीए दूसरे सीए के पार्टनर हो सकता है। सेम दुखी संबंधी सीएस के साथ हो सकता है। अर्ध दुखी संबंधी सीएमए के साथ, अर्ध दुखी संबंधी लॉयर्स के साथ हो सकता है, क्योंकि सीएस वालों का आधा दुख अलग होता है, सीएमए वालों का अपना आधा दुख अलग होता है जिंदगी के अंदर। सब दुखी ही है लेकिन अर्धे अर्धे। उन सीएस वालों को लॉ में बहुत ज्यादा दुख होता है, सीएमए वालों को कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा दुख होता है, हमको टैक्स में, सब हमको तो सभी में दुख होता है जिंदगी के अंदर। सो लॉयर, एक्चुअरी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर। सो बेसिकली देखा जाए तो सीए इतने लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। आर्किटेक्ट, इंजीनियर डाइजेस्टेबल नहीं है पर ये कर सकता है। फॉर एग्जांपल सीए बनने के बाद में तुमने कोई फर्म फॉर्म की किसी इंजीनियर के साथ और उसके लिए ऑफिस बनाना चाहते हो, तो इंजीनियर के स्किल और जजमेंट का पूरा यूज होना चाहिए, उसके अकाउंट्स आपने संभालनी चाहिए। ये पार्टनरशिप के पूरे राइट्स है।
क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। उसके बाद में पार्टनर खुद के लिए प्रॉफिट डिराइव नहीं करेगा। अगर उसने पर्सनल प्रॉफिट किया है तो उसको फर्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके लिए वो बाउंड है। और उसने कंपीटिंग बिजनेस कैरी नहीं करना चाहिए, ये चीज को आपने याद रखना। फिर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यू कैन कॉल इट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप एसेट, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक। जॉइंट स्टॉक नालायक, जॉइंट स्टॉक नहीं, जॉइंट स्टॉक मतलब सभी को जॉइंट करके जो स्टॉक बनता है वो। अरे सर जॉइंट स्टॉक नालायक, पेंडेमिक में बैठे हैं, सपने देखो कैसे दिख रहे। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि भैया पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? नेक्स्ट वाला गुडविल। हाँ भाई, गुडविल कतई जहर इंपॉर्टेंट। क्यों? गुडविल यहां थ्योरी में है और सीए इंटर लेवल पे आपको गुडविल के कैलकुलेशन आएंगे, तब आपका दिमाग खराब हो जाएगा। गुडविल के कैलकुलेशन अति भयंकर, अति बेकार होते हैं, तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए गुडविल की तरफ ध्यान देना। गुडविल में बी डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल मतलब क्या? तो सिंपल, मैंने इस साल प्रॉफिट किया 1 लाख, इन्फ्लेशन वगैरह ऐड करके अगले साल मैंने प्रॉफिट किया 1,06,000, क्योंकि इन्फ्लेशन है 6%, तो अगले साल में प्रॉफिट करना चाहिए 1,06,000। उसके अगले साल मैंने प्रॉफिट करना चाहिए नियरली 1,12,000 के आसपास, ऑड फिगर। उसके अगले साल मैंने प्रॉफिट करना चाहिए 1,20,000 के आसपास। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 1 लाख, 1,06,000, 1,12,000, 1,20,000 ऐसा। पर मैंने इस साल प्रॉफिट किया 1 लाख, अगले साल मैंने प्रॉफिट कर लिया 1,50,000, उसके अगले साल मैंने 2 लाख प्रॉफिट कर लिया, उसके अगले साल मैंने 3 लाख। होना चाहिए था 1 लाख, 1,06,000, 1,12,000, 1,20,000, पर हो रहा है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट मैं इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहा हूं, ये एक्सप्रेस प्रॉफिट जो मैं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहा हूं, दिस इज नथिंग बट गुडविल। गुडविल इज अ कैलकुलेशन ऑफ अ फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ओवर एंड अबाउ नॉर्मल अर्निंग्स। मतलब इंडस्ट्री में नॉर्मल अर्निंग सबका चल रहा है 1 लाख, 1,06,000, 1,12,000, 1,20,000, लेकिन हम दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब हमारी गुडविल है। तो गुडविल इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस हाउस ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट लेवल विच यू एक्सपेक्ट टू बी हैविंग। जो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना प्रॉफिट मुझे आएगा, ओवर एंड अबाउ नॉर्मल प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं गुडविल। और एक्चुअली मैं बताऊं, सीए इंटर में आप जब गुडविल का कैलकुलेशन करोगे, आप यही करोगे। आप क्या करोगे? आप नॉर्मल प्रॉफिट के लेवल डिसाइड करोगे, फिर आप एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा सकते हो ये देखोगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे और उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू में लाओगे। वही गुडविल का वैल्यूएशन होता है। ये सीए इंटर में आप कैलकुलेशन में जरूर करोगे। मैंने भी सीए इंटर किया है, मैं सीए सीपीटी, सीए आईपीसीसी, सीए इंटर, मतलब सीए फाइनल, ये सब मैं पास हुआ हूं, तो मुझे पता है, ये चीज को याद रखना। सो इसमें सिर्फ ये डेफिनेशन ही काम की है, बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है क्योंकि इसके ऊपर इंटर का कंसेप्ट डिपेंड है। पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स। पार्टनर अगर पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेरा पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इन कनेक्शन विद द फर्म, ही मस्ट अकाउंट द प्रॉफिट टू द फर्म। पार्टनर अगर कोई भी प्रॉफिट पर्सनल अर्न करेगा तो उसने फर्म को देना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। व्हेन अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म की प्रॉपर्टी वगैरह यूज करके अगर वो यूज करता है, तो ऐसे सिचुएशन में ही मस्ट अकाउंट फॉर अ प्रॉफिट एंड पे इट टू द फर्म। सेम किसी भी टाइप से आप प्रॉपर्टी यूज करके करो, गुडविल यूज करके करो, नाम यूज करके करो, अदर पार्टनर को यूज करके करो, पर्सनल प्रॉफिट कमाया वो फर्म को दे दीजिए। ये सिंपल रूल है। A deed in a partnership may contain a clause that some of all of the partner not carry any business other than the time being due in continuance of partnership. एक डीड में या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आप एक क्लॉज डाल सकते हो कि सभी पार्टनर सिर्फ यही बिजनेस करेंगे, इसका कंपीटिंग बिजनेस वो नहीं करेंगे, या इसके रिगार्ड ये छोड़ के और कोई बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि उनका और कोई डाइल्यूशन फर्म के प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। वी स्मार्ट में ऐसा होता है, हालांकि वी स्मार्ट इज नॉट अ पार्टनरशिप बट वी स्मार्ट में होता है। मैं एज अ एग्जाम्पल बोल रहा हूं, वी स्मार्ट इज अ कंपनी एक्चुअली, बट ये वी स्मार्ट में हम करते हैं नॉर्मली। जब भी वी स्मार्ट में हम किसी नए टीचर को ऐड करते हैं, अब मैं तो विशाल सर, हम दोनों 10 साल से एसोसिएटेड एक दूसरे के साथ में, तो जब भी हम किसी टीचर को सिलेक्ट करते हैं फॉर एनी सब्जेक्ट, तो हम उसको स्ट्रेट अवे बोलते हैं टीचिंग, मतलब सिर्फ टीचिंग। टीचिंग के साथ में कोई और चीज अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? और कोई और चीज सिर्फ हम तभी अलाउ करेंगे जब आपके वो टीचिंग में हेल्प कर सकती है। तो आपने देखना वी स्मार्ट के सभी टीचर डेडिकेटेड है, सब टीचर सिर्फ टीचर है। वो हार्डली अगर कोई और एडिशनल चीज कर रहे होंगे तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे होंगे फॉर द पर्पस कि भाई उनका स्टार्टिंग में ब्रेड एंड बटर थोड़ा सर्वाइवल निकले और टीचिंग में उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ जाए।
मैं जब टीचर बना तो मैं फुल टाइम टीचर बना, विजय सर टीचर बने फुल टाइम बने, जितने भी टीचर है वो सब फुल टाइम है। अगर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करण सर छोटी सी प्रैक्टिस करे फॉर द पर्पज कि भाई सर्वाइवल, एंड एट द सेम टाइम कि भाई उनको टीचिंग में भी काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं भी कभी कभी कंपनी लॉ की प्रैक्टिस करता हूं, ऐसा नहीं मैं 6-7 साल से कंपनी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूं, पर उतनी ही करता हूं जितना मैं कंसल्टेंसी दे सकता हूं और मैं टीचिंग में मेरे यूज कर सकता हूं कि भाई यहां मैंने अगर ये प्रैक्टिकली काम किया है तो इधर मैं उसको पढ़ा दूंगा। सो ये आप रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो, हमारे एग्रीमेंट में ही लिखा होता है, टीचर्स एग्रीमेंट में, वी स्मार्ट में, कि आप कोई और काम नहीं कर सकते। सेम पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप ज्वाइन की, आप कोई और बिजनेस नहीं करोगे। बिकॉज जब एक कोई बंदा टीचर बनता है तो सिर्फ खुद का फ्यूचर नहीं, हजारों लोगों का फ्यूचर लेके चलता है। जैसे अभी मैं आपको अगर बताऊं तो कितने बच्चे, कितने मतलब 16-17 हजार लोगों ने अपना सीए फाउंडेशन का लेक्चर देख लिया होगा। अब ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड में डिलीवर नहीं कर पाऊंगा अगर मैं कोई और काम भी कर रहा हूं, कोई और बिजनेस भी कर रहा हूं तो। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने थोड़ा सा याद रखना। सेम क्लॉज आप पार्टनरशिप में लगा सकते हो, कोई और बिजनेस आप नहीं करोगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझो फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन किसी वजह से चेंज हो गया, जैसे मैं पार्टनर हूं और आप पार्टनर हो, पहले मैं एक्टिव पार्टनर था, बम काम किया, अब मैं चाहता हूं कि मैं स्लीपिंग पार्टनर बन जाऊं क्योंकि फर्म चलने लगी है, आप फर्म को संभाल सकते हो, तो मैं राइट्स ड्यूटीज चेंज कर रहा हूं। चेंज में ऑकर इन वन ऑफ द 4 ways, namely partner come in, partner goes out, carries on a business other than the business of the partnership, where partnership business carried on after the expiry of the term fixed for the purpose। आपने एक पार्टनरशिप बनाई, कोई नया पार्टनर आया, एग्जिस्टिंग पार्टनर चला गया डेथ या रिटायरमेंट की वजह से, या कोई और बिजनेस पार्टनरशिप ने कैरी करना शुरू किया, या आपने सोचा था पार्टनरशिप हम 2 साल तक के ही चलाएंगे बट उसके बाद भी आप कैरी कर रहे हो, तो राइट्स और ड्यूटीज में आप चेंजेस कर सकते हो पार्टनरशिप के। रूल इन केस ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो तो उसके लिए क्या रूल्स हो सकते हैं। वेयर, अच्छा समझ में आ रहा है सबको? मुझे एक बार बताना जरा, जिंदगी के अंदर 200 लोग ऑनलाइन है, आई होप सो सबको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं पढ़ा रहा हूं। ये चीज को आपने याद रखना। ओके, स्टार्ट करते हैं रूल्स। Where a change occur in the constitution of the firm or any of the first ways mentioned above, the mutual rights and duties of the partner in the reconstituted firm remain same as they were before change। मतलब 4 पार्टनर्स थे, सिंपल सी बात है, यहां पे अब मैं समझाना चाहूंगा एग्जाम्पल के साथ। फर्म का नाम है MNMD लिमिटेड, मौत ना मिलेगी दोबारा एंड कंपनी। वो तो आपने मूवी देखी होगी ना, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, पर वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म, ठीक है। सो कंपनी का नाम है, हम थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते, यहां जेड कर देते हैं, ZNMD और नीचे MNMD, ठीक है। ऊपर जिंदगी मिलेगी लगे ना दोबारा एंड कंपनी करके एक फर्म है जिसके अंदर 4 पार्टनर्स थे, फरहान, ऋतिक, अभय और कटरीना। कटरीना नालायक, वापस आओ, ठीक है। फरहान, ऋतिक, अभय और कटरीना। फरहान, तुम्हें फरहान तो पता ही होगा। ऋतिक, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अभय देवल, टेक इट लाइटली वाला। और कटरीना, अब कटरीना की एक्शन तो कर नहीं सकते, तुम बोले मुझे बोलोगे सर वो डांस करके, नालायक, चुप, एक दूंगा कान के नीचे, याद रखना। फरहान, ऋतिक, अभय और कटरीना। अब ZNMD कंपनी में से कटरीना बोली मेरे को रिटायर होना है। क्यों? क्योंकि उसकी सल्लू बॉय के साथ शादी हो गई, सल्लू बॉय के साथ शादी हो गई, तो कटरीना चली गई। अब ZNMD लिमिटेड में से कटरीना चलेगी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा में से जिंदगी चली गई है, तो बचेगा क्या? मौत ना मिलेगी दोबारा। तो मौत ना मिलेगी दोबारा के अंदर 3 पार्टनर बचे, फरहान, ऋतिक, अभय। अब देखो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:3:2 कि भाई 3A 2A 3A 2A। समझ में आया? कटरीना चली गई तो बचे हुए तीनों का प्रॉफिट शेयर सेम रहेगा, 3:2:3, जो ऊपर था 3:2:3 सेम रहेगा। क्लियर है? हां, अगर ये कुछ चेंज करना चाहते हैं तो बाय एग्रीमेंट ये चेंज कर सकते हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिर नीचे ये सेम रहेगा अगर इसमें से कोई और एक जन ऐड हो जाता है तो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल ZNMD कंपनी में कोई नया बंदा नया हो गया, लेट्स से कटरीना नहीं, लेट्स से एग्जांपल कंगना, ठीक है, ऋतिक रोशन, कंगना, तो कंगना एंटर कर दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में उसको एनी शेयर दे दो X, बट इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयर है वो सेम रहना चाहिए, इसको कोई भी नया शेयर आप दे सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने याद रखना है। एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के पार्टनर्स के राइट सेम रहेंगे नॉर्मली, अनलेस एंड अनटिल यू चेंज इट विद एग्रीमेंट। क्लियर है? मैं चाहूंगा इसको ड्रॉ करके रखिए, अगर चाहिए तो गो फॉर इट फास्ट। थैंक यू सो मच गाइस।
थैंक यू सो मच। सब दांत निकाल निकाल के हंस रहे कमेंट सेक्शन में, हाँ नालायक लोग, ऐसे एग्जाम्पल दो इनको, लगे खुश जिंदगी में। आगे चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है तो मेरे को क्या दुख हो सकता है, मैं भी खुश हूं। चलो अच्छा है, समझ में आ रहा है, लेट्स गो। पार्टनर एज एजेंट ऑफ द फर्म, क्या पार्टनर फर्म का एजेंट होता है? ऑफ कोर्स होता है। पार्टनरशिप के बिहाफ पे ऑफ कोर्स होता है भाई। पार्टनरशिप के बिहाफ पे अगर एजेंट ने काम किया, पार्टनर ने काम किया है, तो सभी बाकी पार्टनर लायबल होते हैं। तो पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म, ये चीज को याद रखना। सो a partner indeed virtually embrace the character of both principal and agent, so far act for himself deemed to be the principal, so far act for his partners he may be properly be deemed to be agent। मतलब वो बंदा जो काम करेगा उसके लिए पूरी पार्टनरशिप और बचे हुए सब पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? बोलो हो आया ना? म्यूचुअल एजेंसी, बराबर बोला कमेंट में, म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आ रहा है सबको? फिर द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम, ये इंपॉर्टेंट वाला है तो थोड़ा ठीक से। प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम मेयर एजेंट इज दैट ही इज हैज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विथ अदर पार्टनर्स, उसका दूसरे पार्टनर्स के साथ में इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल। क्लियर है? द रूल दैट द पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजैक्शंस डीलिंग बिटवीन द पार्टनर देमसेल्फ। हाँ, पार्टनर या एजेंट है फर्म का, ये सभी चीजों को नहीं लगता, जैसे पर्सनल चीजों को नहीं लगेगा। मैं पार्टनर हूं, आप पार्टनर हो, मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए कार खरीदी, तो तुम ये नहीं बोल सकते सर ये कार BMW तुम्हारी सर फर्म की है, हमें भी चलाने दो। हाँ, ये ना हो पाएगा। तुमने और मैंने पार्टनर है, मैंने मेरे पर्सनल पर्पस के लिए कार चलाई खरीदी, मैं ही चलाऊंगा, मैं ही इधर उधर भगाऊंगा, मैं ही ठोकूंगा। क्लियर है? फर्म की ये हो नहीं सकती। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ ना? नेक्स्ट, इट इज अप्लीकेबल ओनली टू एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। ये सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनर ने जो काम किया है उसके लिए अप्लीकेबल है। इंप्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर फर्म, ये जनरलाइज है काफी, 1 मिनट के अंदर इसको रीड कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयड अथॉरिटी वही बिजनेस कर सकता है, शेयर कर सकता है, डिलीजेंस नेग्लिजेंस सब वही है। एक बार इसको रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। चलो वेरी गुड। पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ऑलरेडी बताया मैंने, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो। बहुत बढ़िया। इंप्लॉयड अथॉरिटी मतलब अगर कोई पार्टनर है तो उसका इंप्लॉयड अथॉरिटी है कि वो मैनेजमेंट में पार्टनरशिप में काम कर सकता है, सिंपल। रीड कर लो एक बार। बेटा रेगुलर लेक्चर देखो अमन, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नालायक आर्यन, अजीब हरकतें यहां पे मत लिखो, इसकी बीवी दूसरे की हो जाएगी बोले, ऐसी चीजें कमेंट्स में नहीं लिखते। बहुत बढ़िया। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी माइनर, ये पर्सनली लायबल होगा, पर वो तब मेजर होगा ना बेटा, तब वो पर्सनली लायबल हो सकता है मेजर होने के बाद। एक्ट्स बियॉन्ड इंप्लॉयड अथॉरिटी अभी हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आएगा, मैं सिर्फ इंप्लॉयड अथॉरिटी पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, बियॉन्ड इंप्लॉयड अथॉरिटी मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है। चलो, आफ्टर इलेक्टिंग मेंबर अगर माइनर का शेयर बढ़ाना है, मतलब वो मेजर बन जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में शेयर बढ़ाने के लिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करना पड़ेगा। चलो, एक्ट बियॉन्ड इंप्लॉयड अथॉरिटी, ऐसे एक्ट जो उसके इंप्लॉयड अथॉरिटी के बाहर है, मतलब उसके लिए सभी पार्टनर्स का उसको कंसेंट लेना पड़ेगा। जैसे सबमिट ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर इज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट अथॉरिटी। सर आर्बिट्रेटर का एग्जांपल दो। जैसे गांव में सरपंच होता है, पंचायत में सरपंच होता है, सरपंच इज आर्बिट्रेटर, वो कोई कोर्ट नहीं है, पर गांव के छोटे मोटे मसले डिस्प्यूट्स वो खुद सॉल्व करता है, सरपंच बैठ के, इज आर्बिट्रेटर। पार्टनरशिप में अगर ऐसा आपको आर्बिट्रेटर के पास जाना है तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिस्प्यूट पार्टनरशिप के आर्बिट्रेटर को सबमिट करनी पड़ेगी। दूसरा,
ओपन अ बैंक अकाउंट, पार्टनर्स बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। क्लियर है कंसेप्ट, पर सभी पार्टनर्स को पूछ के, अदरवाइज पार्टनरशिप का पैसा ये जाया चला जाएगा। ये बियॉन्ड अथॉरिटी है, इसके लिए आपको अप्रूवल लगेंगे। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम, किसी भी थर्ड पार्टी का क्लेम बिना दूसरे पार्टनर के इजाजत के आप खत्म या कम नहीं कर सकते। विड्रॉल ऑफ सूट, कोई भी केस आप वापस नहीं ले सकते बिना पार्टनर्स के कंसेंट के। एडमिट एनी ऑफ द सूट और लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी या सूट या केस आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते बिना अदर पार्टनर्स के इसके। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, कोई दूसरी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। सिंपली ये सभी चीजें आप दूसरे पार्टनर्स के कंसेंट के सिवा कर नहीं पाओगे, ये तुम्हारे ऑथोरिटी के बाहर है। नेक्स्ट, एक्ट इन इमरजेंसी। पार्टनर्स इमरजेंसी में का काम कर सकते हैं। हां, मैंने इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था। समझो मोया और नारायण ने, मोया एंड नारायण कंपनी ने एक बार खोला, बार के अंदर सब लोग टल्ली घूम रहे थे, पड़े थे, और ऐसे सिचुएशन में बार को आग लग गई। ये आग है, ये जो है ना, ये आग लग गई, सब जलने लगे। और अल्कोहल तो तुमने अभी सैनिटाइजर देखा ही होगा, सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। सैनिटाइजर को आग लगा, देखो सैनिटाइजर आग के पास मत लेके जाना, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग चीज है जिंदगी के अंदर। सैनिटाइजर कम यूज करना, और सैनिटाइजर यूज करने के बाद गैस के पास मत जाना, हाथ वाथ जल जाएंगे, जिंदगी ना, ऐसी चीजें ना करना, ठीक है। सो अल्कोहल में भी अल्कोहल क्या, दारू में भी अल्कोहल, दारू में अल्कोहल क्या, दारू में अल्कोहल होता है, क्या बोल रहा हूं मैं जिंदगी में। सो अल्कोहल जलने लगा, बार में आग लग गई। अब ऐसे सिचुएशन में समझो एक पार्टनर है, मोया और नरिया में से मोया, मोया ने बाहर से आग बुझाने के लिए बिस्लरी मंगाई, पानी नहीं मिला इसको, उसको नेक्स्ट शॉप में, सामने के शॉप में बिस्लरी मिली, बहुत सारी बिस्लरी मिली, तो इसने बिस्लरी उठा उठा के डाली, और उस चक्कर में मोया ने खुद के 10 लाख खर्च कर दिए पार्टनरशिप को बचाने के लिए इमरजेंसी में। तो क्या ये 10 लाख रुपए ये पार्टनरशिप से क्लेम कर सकता है मोया नारायण कंपनी से? हाँ, ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। ये नया यहाँ पे टल्ली पड़ा है, क्लियर है, ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। मोया और नया अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो आई एम वेरी सॉरी, इट इज जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। सो हर पार्टनर जो इमरजेंसी में काम करता है पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, भले उससे पार्टनरशिप को लॉस हो बेनिफिट हो डजंट मैटर, पर आपने पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए इमरजेंसी में काम किया है, तो आपने जितना काम किया है, जितना खर्चा किया है, वो आप पार्टनरशिप से वापस मांग सकते हो। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। फिर है एडमिशन बाय पार्टनर, एक्चुअली ये नया हेडिंग है तो इसको हेडिंग के जैसे ट्रीट करना। नया पार्टनर आप एडमिट कर सकते हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में चलेगा। वो एजेंट रहेगा अदर पार्टनर्स का, ये बिल्कुल बाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द फर्म से लाइबल रहेगा। नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर, आप एक्टिंग पार्टनर को नोटिस कैसे दे सकते हो? द नोटिस टू अ पार्टनर हुज लाइबिलिटी हु इज हैबिचुअली एक्ट इन अ बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट एज अ नोटिस टू अ फर्म। मतलब आपने किसी भी एक, हम चारों पांचों पार्टनर, समझो तुम में से 3-4 लोग और मैं, हम चारों पांचों पार्टनर है, ठीक है, और अगर किसी थर्ड पार्टी ने आपको नोटिस दिया तो ऐसा माना जाएगा कि यह नोटिस फर्म को ही दिया गया है। एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना इज अ नोटिस टू फर्म। फिर बाकी पार्टनर ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमको नोटिस नहीं मिला, ऐसा माना जाएगा कि उनको नोटिस मिल गया है। एक्चुअल एंड नॉन कॉन्स्ट्रक्टिव, ठीक है, नोटिस मस्ट बी एक्चुअल, एक्चुअल नोटिस देना जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव नहीं कि हिंट दिया या बोलूंगा बोला ना, एक्चुअल रिटर्न नोटिस या ईमेल नोटिस देना जरूरी है, ये चीज को याद रखना। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज नया हेडिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर हमारा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, बच्चे के डायपर सब दाव पे लग सकते हैं। सो लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, सभी पार्टनर थर्ड पार्टी को ज्वाइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे। ज्वाइंटली सेवरली मतलब इक्वली सभी पार्टनर थर्ड पार्टी को लायबल रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक्ट ऑफ द फर्म मतलब जो फर्म के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट है उसके लायबल रहेंगे। पार्टनर्स का पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जांपल हम सब लोग पार्टनर है और मैंने कोई होम लोन लिया, इसके लिए आप पर्सनली लायबल नहीं हो सकते, क्लियर है। लेकिन मैंने पार्टनरशिप के लिए बिजनेस लोन लिया, इसके लिए आप सब लायबल हो जाओगे। ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। सो इसको एक बार रीड कीजिए, मुझे एक ही सेकंड दीजिएगा, एक अर्जेंट मैटर आया।
चलो डन एवरीबॉडी, लेट्स गो। सो लाइबिलिटी जॉइंट और सेवरल लाइबिलिटी रहनी चाहिए। नेसिक बेसिकली पार्टनरशिप के बिहाफ पे आपने काम करना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में आपने वो काम तब करना चाहिए जब आप पार्टनर्स हो, इसके लिए आप लाइबल रहोगे। लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट और रॉन्गफुल एक्ट, अगर पार्टनर ने कहीं फ्रॉड कर दिया, कोई इंजुरी कर दी, किसी थर्ड पार्टी को इंजुरी कर दी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या अथॉरिटी ऑफ पार्टनर भी हुए तो सभी पार्टनर लायबल रहेंगे। लेकिन पार्टनर ने जानबूझ के किए हैं पर्सनल प्रॉफिट के लिए अलग से, तो उसके लिए हो सकता है सेपरेट पार्टनर भी लायबल रहेगा। तो इसको थोड़ा ठीक से पढ़ना, इसको स्टार मार्क करना, कतई इंपॉर्टेंट। 4-5 स्टार मार्क कर लो, पूरा चांद बना दो, चांदनी रात बना दो, नदी नाले पहाड़ जो बनाना है सब बना दो यहाँ पे, ठीक है। और वो चांद है, केला नहीं है नालायक, ठीक है। लेट्स गो। The firm is liable to the same extent as the partner for the loss of the injury caused to third party by wrongful act of partner if they are done by the partner while acting in ordinary course of business of the firm with the authority of the other partner। पूरी फर्म लाइबल रहेगी अगर कोई भी wrongful act पार्टनर ने किया है तो। In act question regarding the authorized as the following within either the categories mentioned in the section 26, the fact that method employed by the partner in doing it was unauthorized or wrongful would not affect the question, ठीक है। अगर अनऑथोराइज या रॉन्गफुल एक्ट है और वो पार्टनरशिप के बिहाफ पे नहीं किया है तो यहां पार्टनर पर्सनली लायबल हो सकता है। तो यहां पे लिखना इलीगल अनऑथोराइज रॉन्गफुल एक्ट, इलीगल अनऑथोराइज रॉन्गफुल एक्ट, देन पार्टनर इज पर्सनली लायबल। लिख लिया सबने, पार्टनर इज पर्सनली लायबल, ठीक है। अगर कोई पार्टनर निग्लिजेंटली काम करता है तो उसके लिए सभी पार्टनर लायबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, one or two partners in a coal mine who acted as a manager was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced. As a result thereof, injury was caused to workman. एक पार्टनर के नेग्लिजेंस की वजह से बहुत सारे वर्कर्स को डैमेज हो गया तो पूरी पार्टनरशिप इसके लिए लायबल हो जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर एक्टिंग विद इन अपरेंट अथॉरिटी रिसीव्स अ मनी or other property from a third person and misapplies it, where a firm in the course of business receives a money or property third person and the same is misapplied by partner while it is in the custody of the firm, is liable to make good the losses, ठीक है। अगर कोई भी पैसा पार्टनर ने कमाया है फर्म के बिहाफ पे या कुछ भी हुआ है वो फर्म को इसको सबमिट करेगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर शेयर्स, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसफर और ट्रांसफरी, पहले ये समझना जरूरी है। जरा बताओ मुझे व्हाट इज ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी। चलो डन एवरीबॉडी। और यहां पे चैट में प्लीज झगड़े और डिस्कशन ना करें। मेरे को जितने लोग झगड़ रहे हैं, आई डोंट नो द रीजन, क्यों कर रहे हो क्यों नहीं, मेरे को सबको यहां पे हाइड करना पड़ेगा, ये चीज को याद रखना। फिर वापस से आप वीडियो के ऊपर कमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ना ही आप क्वेरी पूछ पाओगे। तो कृपया शांतता बनाए रखिए, ठीक है। लेट्स गो। ट्रांसफरर जो प्रॉपर्टी देगा एंड ट्रांसफरी जो प्रॉपर्टी लेगा, ये हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट शेयर जो देगा और नया पार्टनर जो लेगा। The right of such a transferee who receives the partner's shares as follows. नया पार्टनर है, उसको पार्टनर्स का शेयर मिल गया। During continuation of partnership, transferee is not entitled to interfere with the conduct of business. ट्रांसफरी को बिजनेस कंडक्ट में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टनर ऑलरेडी है। To require the accounts, ठीक है, उसको कोई अकाउंट्स नहीं मिलेंगे, वो बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। He is only entitled to receive the share of the profit, ठीक है, जो उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए वो हम उसको देंगे। नीचे, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और रिटायरमेंट ट्रांसफरी पार्टनर, द ट्रांसफरी विल बी एंटाइटल अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अकाउंट्स। ड्यूरिंग पार्टनरशिप समझो, लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने मेरा शेयर दिया है मेरे बेटे को, तो मेरे बेटे को सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो थर्ड पार्टी है, वो अकाउंट्स चेक नहीं कर सकता, वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता,
वो कुछ नहीं कर सकता पार्टनरशिप में। लेकिन फर्म डिसॉल्व हुई और मैंने मेरा शेयर दिया है मेरे बेटे को, तो वो अकाउंट्स भी चेक कर सकता है, वो प्रॉफिट भी ले सकता है और वो देख भी सकता है कि उसको कितना शेयर और कैसे मिल रहा है। आगे ये होने के बाद लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। कोई पार्टनर अगर आ रिया है या पार्टनर अगर जा रिया है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर, पहली बात, कोई भी पार्टनर आने या जाने से फर्म डिसॉल्व होगा अनलेस एंड अनटिल सभी पार्टनर उसको कैरी करने का डिसीजन ना ले। नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिना एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंसेंट के नए पार्टनर आ नहीं सकते। इसको हम यूनानिमस रेजोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। यूनानिमस मतलब यूनानिमस मतलब जिसके खिलाफ कोई वोट अगेंस्ट में नहीं है और सब जन मिला के यूनानिमिटी में एग्री कर रहे हैं कि हाँ नया पार्टनर आना चाहिए, तो नया पार्टनर आएगा। लाइबिलिटीज ऑफ द न्यू पार्टनर ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट ही इज एडमिटेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया है, XYZ 3 पार्टनर थे, नया पार्टनर ऐड किया P, तो P इसके बाद के क्रेडिटर्स के लिए लायबल है। उसके पहले का जो 10 लाख का क्रेडिटर है उसके लिए P लायबल नहीं है, उसके बाद जितने भी क्रेडिटर्स आएंगे उनके लिए P लायबल रहेगा, सिर्फ उनके डेट के लिए। ये चीज को याद रखना। सो P इज लायबल फॉर 50 लाख, XYZ इज लायबल फॉर 10 lakhs एज वेल एज 50 लाख, टोटल 60 lakhs। ये चीज को याद रखना। ये होने के बाद में नेक्स्ट अगला वाला, हाँ, क्रेडिटर का कंसेंट नेसेसरी है टू मेक अ ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। नए पार्टनर के साथ में क्रेडिटर का कंसेंट लगेगा कि उनको बताना पड़ेगा नया पार्टनर आ चुका है, ही इज ऑल्सो लायबल फॉर द सेम। अगला रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। यहां पार्टनर रिटायर हो सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। रिटायरमेंट को हम रिजिग्नेशन भी कह सकते हैं। दो तरीके से हो सकता है, एक होती है पार्टनरशिप बाय विल, दूसरी होती है पार्टनरशिप बाय अप्रूवल। पार्टनरशिप बाय विल मतलब मन मर्जी से। मन मर्जी वाले पार्टनरशिप में आप जब चाहे तब रिजाइन करके रिटायर हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज चाहो अभी रिजिग्नेशन दे दो, अभी रिटायर। बट पार्टनरशिप बाय अप्रूवल में जब आपके पर्सनल स्किल के ऊपर कोई चीजें डिपेंड है, पर्सनल स्किल या डिलीजेंस के ऊपर, तो जैसे एक एंटरटेनमेंट के लिए पार्टनरशिप बनाई गई जिसके अंदर एक सिंगर था, एक म्यूजिशियन था, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई। अब सिंगर बोलेगा मैं रिटायर होता, तो बात नहीं चलेगी क्योंकि आपकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। तो इन सच केस पार्टनरशिप बाय अप्रूवल में रेजिग्नेशन के लिए सभी पार्टनर्स का अप्रूवल लगता है। ये चीज को याद रखना। ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो फटाफट, गो फॉर इट फास्ट। चलो, डन एवरीबॉडी। हो गया सबका? लेट्स गो नेक्स्ट। ये होने के बाद में अगले कंटेंट पे जा रहा हूं, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। अब आउटगोइंग पार्टनर का राइट क्या क्या होता है? आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है पर सेम ब्रांड नेम से नहीं, और अगर रेस्ट्रिक्शन लगा है तो सेम लोकल एरिया के अंदर सेम पीरियड के लिए बिजनेस का रेस्ट्रिक्शन लग सकता है कि भाई आउटगोइंग पार्टनर सेम लोकल एरिया में सेम बिजनेस नहीं करेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि आउटगोइंग पार्टनर के पास आपका पेटेंट कॉपीराइट हो सकता है। ठीक है, सो ही कैनॉट यूज द नेम। अगर उसको बिजनेस कैरी करने के लिए परमिट किया है तो चलेगा, वो नेम भी यूज कर सकता है और बिजनेस भी कैरी कर सकता है। अगला,
एग्रीमेंट विल नॉट बी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को सिमिलर बिजनेस कैरी करने से आप रोक नहीं सकते। हाँ, सिमिलर छोटे से एरिया में, सेम एरिया में लोकल लिमिट्स तक के स्पेसिफिक पीरियड के लिए चलेगा, स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक पीरियड। तो यहां लिखना restriction can be placed on outgoing partner, restriction can be placed on outgoing partner for a specified area, for a specified area, for specified limits, for specified area, for specified limits. नेक्स्ट, आउटगोइंग पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी का शेयर लेना पूरी तरीके से अलाउड है, वो प्रॉपर्टी का शेयर लेके जा सकता है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी फिर भी फर्म में इन्वॉल्व रहती है वो जाने के बाद, तो उसके ऊपर वो 6% इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है इन एडिशन टू प्रॉफिट। सो उसको 3 चीजें मिल सकती है, असेट का शेयर उसको मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर उसको मिलेगा, गुडविल का शेयर भी उसको मिलेगा, और अगर यही प्रॉपर्टी फर्म वापस यूज कर रही है तो इसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपको समझना जरूरी है। 3-4 चीजें, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मैं ऐड करता हूं, इसको लिख के रखना, प्लस इंटरेस्ट इफ प्रॉपर्टी इज यूज्ड। अगेन क्लियर है? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। चल, ये होने के बाद में अगला वाला, लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर के लाइबिलिटी क्या होते हैं? तो आउटगोइंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना होता है फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग आउटसाइड। ठीक है, पब्लिक नोटिस देके वो भाग सकता है थर्ड पार्टीज को। दूसरी बात, जो काम उसने रिटायर होने के पहले किए हैं, जो एक्ट फर्म में उसने रिटायर होने के पहले किए हैं, उन एक्ट के लिए वो अभी भी लायबल होगा, उन एक्ट्स के लिए वो अभी भी लायबल होगा। एंड इन सच अ सिचुएशन वो ये एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। क्लियर है? उसके लिए लायबल, फॉर एग्जांपल फर्म ने लोन लेकर रखा था उसके रिटायरमेंट के पहले, तो लोन के लिए हो सकता है वो अभी भी लायबल हो जाए। ठीक है, सो मैं चाहूंगा इसको एक बार रीड कर लीजिए। मैं एक बार क्वेरी एंटरटेन करता हूं। ट्रांसफरी के केस में थर्ड पार्टी अगर ट्रांसफरी है तो हम फर्म के सीक्रेट अकाउंट्स उसको नहीं दे सकते बेटा। वर्षा, हाँ, कस्टमर्स को भी ऋतुजा सॉलिसिट नहीं कर सकते। बहुत सही। एग्रीमेंट नहीं है तो सिमिलर बिजनेस कर सकता है, पर नाम या गुडविल यूज नहीं कर सकता फर्म का बेटा। अमन, थैंक यू सो मच। मिथिल, वर्षा, ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया है। चलो, डन एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच बेटा जितेंद्र। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर, क्या आप पार्टनर को हकाल सकते हो? पहली बात, आप पार्टनर को हकाल नहीं सकते। ये पावर हकालने का एग्रीमेंट में होना चाहिए, ये पावर बाय मेजॉरिटी होना चाहिए और गुड फेथ में यूज होना चाहिए। 3 चीजें पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए जरूरी है। एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, मेजॉरिटी रूल लिखा होना चाहिए और गुड फेथ लिखा होना चाहिए। अदरवाइज आप उसको एक्सपेल नहीं कर सकते। किसी भी पार्टनर को आप पार्टनरशिप से एक्सपेल नहीं कर सकते जब तक एग्रीमेंट में ना लिखा हो। क्लियर है? और अगर ये एग्रीमेंट में लिखा है तो सभी पार्टनर्स को इक्वली लगेगा, कोई भी किसी को भी फिर एक्सपेल कर सकता है मेजॉरिटी रूल से। आगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी एस्टेट लिक्विडेट की जाएगी ऑक्शनियर या सक्सेसर से, और उसका जो लायबिलिटी बनता है उसके एस्टेट में से निकाल के पार्टनरशिप में ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो सकती है, पर बचे हुए पार्टनर्स मिलकर उसको कंटिन्यू करने की बात कर सकते हैं। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर के बाद पार्टनर फ्यूचर एक्ट के लिए लायबल कभी भी नहीं रहेगा। उसके डेथ के बाद में उसका प्रॉपर्टी शेयर भी उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। उस दिन आपको बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी जिस दिन उसका डेथ हुआ है। एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कैरी ऑन द फर्म, अगर वो सब एग्री करते हैं तो। और जो पार्टनर मरा है उसका प्रॉपर्टी का शेयर उसके लीगल हेयर को दिया जाएगा विथ प्रॉफिट शेयर, विथ असेट, विथ इंटरेस्ट, एवरीथिंग। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना। फिर रिवोकेशन एंड कंटिन्यूएशन गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी आपने शायद सुना होगा। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप गारंटी दे रहे हो, जितने भी लोन लो उसके लिए। जैसे मैंने बोला कि आपके बिहाफ पे मैं 2 साल तक गारंटी देता हूं, तो 2 साल तक तुम जितनी भी लायबिलिटी उठाओगे, अगर आपने वो पे नहीं की तो मैं लायबल रहूंगा पे करने के लिए।
ऐसा ही पार्टनर फर्म के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी दे सकता है, जब चाहे तब वो उसको रिवोक कर सकता है, जब उसको ऐसा लगे कि अब मैं ये लायबिलिटी सह नहीं सकता। क्लियर है? जैसे मैं पार्टनर हूं पार्टनरशिप का, हमारे मैंने 2 साल तक कंटिन्यूइंग गारंटी दी, 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज्यादा ही लोन लिए जा रहे हैं, तो मैं कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर सकता हूं। क्लियर है? ये चीज को याद रखना। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, अब ये सिंपल सी चीज है, फर्म रजिस्टर्ड भी हो सकती है और डिसोल्यूशन। तो यहां क्या बोला है, व्हेन अ पार्टनर डिसाइड टू गेट फर्म रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, तो ऐसे सिचुएशन में फर्म का नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, कौन कौन, ज्वाइनिंग डेट ऑफ ईच पार्टनर, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कितने साल तक फर्म चलने वाली है, नहीं तो परपेचुअली चलने वाली है क्या, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट जब रजिस्ट्रार फर्म के स्टेटमेंट फाइल करने के बाद एग्री कर ले, ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दे, तो हम मानते हैं कि फर्म रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में प्रिस्क्राइब डिटेल जो आपको रजिस्ट्रार ने मांगे हैं, कंसर्न डिटेल, वो आपको फाइल करने पड़ेंगे। और ऐसे सिचुएशन में रजिस्ट्रार का ये रूटीन ड्यूटी है कि वो नए नए फर्म के रिकॉर्ड्स को रजिस्टर करते रहेगा। क्लियर है? अगर आपने फर्म को रजिस्ट्रेशन नहीं किया, हाँ मैं चाहूंगा इसको स्टार मार्क कीजिए, ये बहुत काम का है। रजिस्ट्रेशन से ज्यादा तो नॉन रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप बाय एस्टोपल, पार्टनरशिप बाय कंडक्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहां लिख के रखिए पार्टनरशिप बाय एस्टोपल और पार्टनरशिप बाय कंडक्ट, ये कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गो फॉर इट फास्ट। पार्टनरशिप बाय एस्टोपल और बाय कंडक्ट, ठीक है, ये बहुत काम का है। अंडर इंग्लिश लॉ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज कंपल्सरी, therefore there is a penalty for non-registration, but Indian Partnership Act registration of firm is not compulsory, nor does it applies to penalty for not registration, but कुछ disabilities है जो नीचे दिए गए हैं। firm or any other partner on behalf of firm cannot bring actions against third party। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ला सकते, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। फर्म पार्टनर कैनॉट sue द थर्ड पार्टी, मतलब फर्म के पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते, नालायक, सू नहीं, केस नहीं कर सकते। इफ द एक्शन इज ब्रॉट अगेंस्ट द फर्म बाय थर्ड पार्टी, देन नीदर ऑफ द फर्म नॉर द पार्टनर्स कैन क्लेम अ सेट ऑफ, ये सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते फॉर वैल्यू मोर देन 100। भिखारी प्रोविजन है, आप कोई सेट ऑफ नहीं क्लेम कर सकते 100 रुपए से ज्यादा। क्लियर है? मतलब आपको उससे लेने हैं, उसको आपको देने हैं, 100 रुपए का सेट ऑफ हो सकता है, बट बचा हुआ पैसा आपको उसको देना ही पड़ेगा। समझो उसका 1 लाख का ड्यू है, तो 1 लाख में से 100 गए, 99,999 रुपए आपको उसको देने पड़ेंगे। अ पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म precluded from bringing legal action against the firm alleged to have been a partner in the firm, but such a person may sue for a dissolution of firm on account of realization of his share in the property। कोई पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, कोई लीगल सूट वो नहीं कर सकता, बट वो फर्म का डिसोल्यूशन कर सकता है उसकी असेट्स को रियलाइज करवाने के लिए। ये चीज को आपने याद रखना, कतई इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़ना। आगे, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स मींस डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जुरल रिलेशन, जुरल मतलब जो जुडिशियल रिलेशन है वो बंद हो जाएगा। ओनली वन ऑफ द पार्टनर, एक ही पार्टनर ऐसे सिचुएशन में रिटायर हो सकता है, बेसिकली कंसिडर किया जाएगा। एक भी पार्टनर रिटायर हुआ तो जुरल रिलेशन खत्म हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर अगर डिसाइड करे तो बिजनेस कैरी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से वोल फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, बट बचे हुए पार्टनर दूसरा बिजनेस चाहिए तो कैरी कर सकते हैं सेम पार्टनरशिप में। रीजन ऑफ डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों पार्टनर ने मिलकर डिसाइड किया चलो दोनों रिटायर होते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा, बाय एडजुडिकेशन ऑल द पार्टनर्स बट एज एन इंसॉल्वेंट, कोई एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए या सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी डिसॉल्व हो सकता है। अनलॉफुल एक्ट की वजह से भी फर्म डिसॉल्व हो सकता है, जैसे तुमने ड्रग्स बेचा, चरस, कोकेन, अफीम, गांजा, तो गवर्नमेंट ही डिसॉल्व कर देगी। इफ्लक्स ऑफ टाइम, कंप्लीशन ऑफ वेंचर, डेथ ऑफ द पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये रीजन हो सकते हैं। इफ्लक्स ऑफ टाइम मतलब ऐसा कह सकते हो कि पार्टनरशिप जिस टारगेट के लिए क्रिएट हुआ था वो कंप्लीट हो गया। ऐसे सिचुएशन में आप टाइम अगर आपने डिसाइड किया था कि 2 साल तक पार्टनरशिप चलेगी, वो कंप्लीट हो गया, सो आपका फर्म डिसॉल्व हो सकता है। क्लियर है? पार्टनर गिविंग नोटिस ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व फर्म, पार्टनर ने नोटिस दे दिया सभी को कि मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, मेरा शेयर मेरे को वापस चाहिए, तो भी डिसॉल्व हो सकता है। कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकता है अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का है, परमानेंट इनकैपेसिटी हुआ है उसका, मेंटली फिजिकली डिसेबल, मिसकंडक्ट किया है उसने, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट किया है, उसने कोई इंटरेस्ट किसी को फुल्ली ट्रांसफर किया है, इंपोर्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस ये लॉसेस सेव नहीं कर पा रहा है, लॉसेस पे लॉसेस हो रहे हैं, या कोई भी इक्विटेबल ग्राउंड के ऊपर कोर्ट फर्म को डिसॉल्व कर सकता है।
फिर अगला कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद जो पास्ट एक्ट्स है डिसोल्यूशन के पहले, उसके लिए पार्टनरशिप स्टिल लायबल रहेगी और पार्टनर्स उसके डेट्स पे करते रहेंगे कंसिस्टेंटली और प्रॉपरली। पास्ट एक्ट से आप बच नहीं सकते, पास्ट एक्ट्स के लिए आप अभी भी लायबल रहोगे, उसके सिवा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो यहां लिखा है even where the notice of the dissolution has been given, there will be no liability for subsequent act of the partners from the estate, insolvent or dormant partner, जो भी बोला है। बट पब्लिक नोटिस के पहले जितने भी एक्ट किए हुए हैं उसके लिए आप स्टिल लायबल रहोगे। राइट टू एनफोर्स द वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के बाद में आप पार्टनरशिप को वाइंड अप कर सकते हो, प्रॉपर्टी जो है उसको आप सेल आउट कर सकते हो, और जो पैसा आएगा सरप्लस वो आप पार्टनर्स में इक्वली या शेयरिंग रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आगे extent of continuing authority of the partners after dissolution, so far as may be necessary winding of the firm to complete unfinished transaction pending on the date of dissolution or others। unfinished transaction आप complete कर सकते हो, winding up आप complete कर सकते हो। settlement of partnership accounts, जो भी आपका लेना देना बनता है वो कट छट के आपके हाथ में जो शेयर आएगा वो आप लेके जा सकते हो। सेटलमेंट को एक बार आप रीड कर लो, क्योंकि इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकल सवाल आ सकता है, तो मैंने कैलकुलेशन वाला सवाल देके रखा है, तो आप इसको एक बार रीड करोगे तो ये आपके बेनिफिट में रहेगा। गो फॉर इट फास्ट। अरे बाप रे, करण सर आ गए। महामहिम श्री 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 1008 करण चांदवानी जी को दर्शन खरे का सादर प्रणाम। करण सर, तुमको हमारा सादर प्रणाम, तुमने हमको मौका दिया फाउंडेशन पढ़ाने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुई हमको। चलो डन। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकता है बेटा जब आप चाहो तब। ओके नेक्स्ट, पर्सनल प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, पार्टनर्स पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर सकता है डिसोल्यूशन के बाद, हाँ, लेकिन वो पार्टनरशिप के फर्म या प्रॉपर्टी से नहीं होने चाहिए, ये चीज को याद रखना। गुडविल ऑन डिसोल्यूशन, अब ये थोड़े से खतरनाक वाले एरिया है, इसको स्टार मार्क करना। मैंने गुडविल ऑलरेडी आपको बोला है, ये सीए इंटर पे आने वाला है, तो जरा ध्यान देना। What a purchaser of goodwill acquires is a right to carry on a business in a old name। अगर समझो पार्टनरशिप की गुडविल किसी ने परचेज कर ली, तो वो सेम नाम से सेम बिजनेस कर सकता है। रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू द कस्टमर ऑफ द ओल्ड फर्म, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू द कस्टमर ऑफ ओल्ड फर्म, ओल्ड फर्म के कस्टमर को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनको सॉलिसिट भी कर सकता है क्योंकि उसने गुडविल परचेज किया है। Partner selling goodwill of the firm cannot carry similar basic, partner selling goodwill of the firm can carry similar business, also competing business, but वो उस बिजनेस को खुद के नाम से एडवर्टाइज करेंगे, वो गुडविल और फर्म नेम यूज नहीं कर सकते। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। सो रिप्रेजेंट देमसेल्फ कैरिंग अ ओल्ड बिजनेस एंड सॉलिसिट द कस्टमर ऑफ द ओल्ड फर्म होल्ड सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट इन कॉन्ट्ररी दे कैनॉट यूज द फर्म नेम। देखो बोला है यहाँ पे कैनॉट यूज द फर्म नेम, किसी भी ओल्ड कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते और वो सिमिलर बिजनेस सेम नाम से नहीं कर सकते। लास्ट वाला, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस कैसे देना चाहिए? तो आपने न्यूज़पेपर में देना चाहिए, ऑफिशियल गैजेट में आपने ये नोटिस देना चाहिए, सो सभी पब्लिक को ये प्रॉपरली समझ में आए और उनको पता चले रिगार्डिंग रिटायरमेंट, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अटेनिंग मेजॉरिटी या जो भी सिचुएशन होता है उसके लिए। क्लियर है कंसेप्ट? यहाँ पे आपका पार्टनरशिप चैप्टर होता है खत्म। टेंटेटिवली हमने इसके ऊपर नियरली हर प्रोविजन रिवाइज किया है, इसके लिए समय डेडिकेट किया है, 1.5 घंटा हुआ है हमारा नियरली। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। अगेन मैंने जैसे बोला स्टूडियो में कोई और यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर वापस मुझे समय मिला तो मैं स्ट्रीम शुरू करूंगा, नहीं तो कल 11 बजे अपन कंपनीज एक्ट के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, आप कंपनीज एक्ट के जो मेरे रेगुलर लेक्चर अपलोडेड है वो प्लीज़ करने की कोशिश शुरू कर दीजिए, बिकॉज जैसे मैंने बोला सोसाइटी हमारा लॉकडाउन में है, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कैसे कैसे मैं बाहर निकल पा रहा हूँ और लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ गो विद इट, ये आपके काम में भी आएगा। ठीक है, जिनको सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लास्ट लेक्चर का टेंशन है, हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया है, वनडे रिवीजन के अंदर थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। जय महाकाल, जोर से लाइक ठोकिए, जोर से लाइक ठोकिए, वो देखा दोनों वीडियो, जय महाकाल, मैं चाहता हूं तुम यहाँ पे लाइक ठोकिए, तो लाइक ठोकिएगा। आई होप सो कि ये जो मैंने रिवीजन लिया ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो दूसरों से शेयर कीजिए और मुझे भी कमेंट्स के अंदर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।